कल जो है क्या पढ़े थे, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला। तो कल हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक्सियल पे वो कितना आया था, 2kp डिवाइडेड बाई r³ आया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आया था इक्वेटोरियल पर वो आया था kp डिवाइडेड बाई r³। ठीक है, एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2kp डिवाइडेड बाई r³, जहाँ पे p क्या था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे भी kp डिवाइडेड बाई r³ था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पे। इस रिलेशन को आप देख भी सकते हैं ऊपर, एक्सियल पे आया है 2kp डिवाइडेड बाई r³ और इक्वेटोरियल पे आया है kp डिवाइडेड बाई r³। तो kp डिवाइडेड बाई r³ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई इक्वेटोरियल लिख सकते हैं। मतलब कि एक्सियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल पॉइंट से क्या है, 2 गुना है, यानी 2 टाइम्स है। और यहाँ पे आप जो है जब भी आपको एक क्वेश्चन देगा तो मैंने यहाँ पे आपको एक रिलेशन इसमें क्या आया था 2kp और डिवाइडेड बाई आया था शायद r आया था ना, और डिवाइडेड बाई r² माइनस a² का होल स्क्वायर ऐसे आया था। तो जब मैंने r की वैल्यू को मच ग्रेटर देन a रखा उस केस में r² माइनस a² की वैल्यू किसके अप्रॉक्स हो गई थी, r², किसके अप्रॉक्स हो गई थी r²। तो जब ये पूरा टर्म r² होगा तो r² का स्क्वायर r की पावर 4 और r के एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2kp डिवाइडेड बाई r³। तो इसी बेस पे आपको क्वेश्चन करा रहे हैं 1-2 ठो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल लिखिए, 2 charges of plus 25 into 10 to the power minus 9 coulomb, 25 into 10 to the power minus 9 coulomb and minus 25 into 10 to the power minus 9 coulomb RARER placed 6 meter apart, are placed 6 meter apart, full stop. Find the electric field at the point 4 meter from the center of the electric dipole, पहला पार्ट इसमें लिखिए ऑन एक्सियल लाइन और सेकेंड पार्ट है आपका ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन दिया है कि आपके 2 चार्ज हैं, उन दोनों चार्ज को 6 मीटर अपार्ट में रखा गया है। कितने अपार्ट में, 6 मीटर अपार्ट में, यानी 2a की वैल्यू कितना दे दिया आपको 6 मीटर। तो आपसे अगला दिया है फिर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए पॉइंट 4 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे एक पॉइंट P है एक्सियल पे, कहाँ पे है एक्सियल पे, वो डाइपोल के सेंटर से 4 मीटर दूरी पे है, यानी R की वैल्यू क्या दे रखा है आपको 4। नहीं समझ आया,
कह रहे हैं कि डाइपोल के सेंटर से जो पॉइंट है एक्सियल लाइन पे वो आपके 4 मीटर दूरी पे है और दोनों चार्ज को रखा गया है 6 मीटर पे। कितने मीटर पे? 6 मीटर पे। और सेंटर से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर है। तो यानी कि r की वैल्यू क्या हो गया आपका? 4 मीटर। और 2a की वैल्यू 6 दिया है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 मीटर। तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रख सकते हैं। हाँ, r आपको पता है 4 मीटर और 2a की वैल्यू दे रखा है 6, यानी a की वैल्यू कितना है? 3। तो इस फार्मूले में रखिए, आपका एक्सियल पे यहाँ रख दीजिए और इक्वेटोरियल वाले पे यहाँ रख दीजिए। आपको r भी यूज करना है, a भी यूज करना है। तो इक्वेटोरियल में क्या आया था इक्वेशन में? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने मान के इक्वेटोरियल में प्लस आया था, देखो इक्वेटोरियल प्लस आया था, नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इक्वेटोरियल वाले इक्वेशन में नीचे कितना है इक्वेटोरियल वाले में? हाँ, तो किसी एक का निकालो। के की वैल्यू वही कूलम्स वाला रखो, 9 × 10⁹। एक्सियल पे 2 kPr की होता है ना, तो एक्सियल पे निकाल के उसका आधा कर दो तो इक्वेटोरियल पे मिल जाएगा। मैंने बताया था हमेशा मैग्नीट्यूड रखेंगे चार्ज का। और P का फॉर्मूला याद है ना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q × 2a। सब दिया है आपको, चार्ज भी दिया है, 2a की दूरी 6 दिया है। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चार्ज माइक्रो कूलम में दिया है ना, नहीं कूलम्बे में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तब ठीक है। आ रहा है? क्या हो गया? जैसे आप P की वैल्यू निकालेंगे तो P = क्या लिखेंगे? Q2a लिखेंगे। तो इसमें चार्ज आपको दिया है 25 × 10⁻⁹। तो Q के जगह पे रखेंगे 25 × 10⁻⁹ और 2a की वैल्यू आपको दे रखा है 6। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? 6। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट की जो वेक्टर P है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 × 5 = 30 और 6 × 2 = 12, 3 × 15 आ जाएगा × 10⁻⁹। तो क्या इसको लिख सकते हैं 1.50 × 10⁻⁷। 2 डेसिमल प्लेस आ गए लेफ्ट, तो पावर बढ़ जाएगा। तो वेक्टर P हो जाएगा आपका 1.5 × 10⁻⁷। आ गया? तो आप निकालेंगे जब एक्सियल पे तो रखेंगे 2k की वैल्यू क्या रखेंगे? 9 × 10⁻⁹ और P कितना दिया है आपको? आया है 1.5 × 10⁻⁷। अब देखिए, आपको याद होगा एक्सियल वाले में शायद r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ रहा था क्या? एक्सियल में देखो कितना आ रहा है? माइनस आ रहा होगा एक्सियल वाले में। नीचे एक्सियल में कितना आ रहा है? r स्क्वायर माइनस, हाँ माइनस आ रहा होगा। तो r की वैल्यू कितना है जी? 4। r की वैल्यू कितना हो जाएगा? और a की वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 2 × 9 × 10⁻⁹ × 1.5 × 10⁻⁷। और ये हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा क्या? नीचे 49 बचेगा ना, तो किसी से कटेगा? कटने वाला नहीं है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 दूनी 18 × 1.5 × 10⁻⁹ में से 7 जाएगा 2, और क्या बोले हो?
आंसर आ रहा है? नहीं, उसका वो सॉल्व करने में अच्छा, इसका आ रहा है कितना? 277 70 आएगा ना, इंटू 10 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 49। यहाँ पे करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आ रहा है आपका 55.1। अरे इसको सॉल्व कर तो उतना ही आएगा, 27 कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 270 10 के स्क्वायर तक और जीरो बढ़ जाएगा 3 तो, और 49 से डिवाइड कर दो तो 55 पॉइंट कुछ आएगा अप्रॉक्सीमेट। नहीं आएगा? अरे 49 5 जी कितना, 9 5 45 5 20 24 240 आ जाएगा, 245 55 पॉइंट कुछ आ जाएगा ना। तो ये है आपका, इसी तरीके से एक्सियल इक्वेटोरियल पे सवाल आएगा। है जी, आया? कटाओ, 55 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर एक्सियल पे निकल गया है, कितने पे निकल गया है? एक्सियल पे, तो क्या इक्वेटोरियल पे निकाला जा सकता है? अगर एक्सियल पे आपका, एक्सियल को अगर आधा कर दें तो क्या इक्वेटोरियल मिल जाएगा? हाँ, सही समझ आई बात? ई एक्सियल दोगुना होता है इक्वेटोरियल का, तो हमने एक्सियल तो फाइंड कर लिया। तो अगर इक्वेटोरियल को आधा कर दे 55 पॉइंट समथिंग अगर 2 से, तो हमको कहाँ के मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इक्वेटोरियल का। है समझ में? बस मिटा दे इसको। 55 पॉइंट आ रहा है इसमें 1, 55.1 ही समथिंग आएगा। यूनिट क्या होगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। चलो इसको इरेज करते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, अगर मान ले, लेकिन देखो यहाँ कंडीशन क्या रखा है, देखो यहाँ जरा समझो। जो हम ले रहे थे वहाँ पे सेंटर से कहाँ तक पॉइंट के बीच की दूरी r माने थे, तो r आपको दे रखा था कितना मीटर? 4 मीटर। और दे रखा है कि दोनों चार्जेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 है। तो यदि आपको डाइपोल दे रखा है, क्या दे रखा है? डाइपोल। तो डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस क्या मैंने बताया था? 2a। क्या होता है? 2a। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर 12 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो आपको ये चीज़ बातें ध्यान रखनी है कि उसके बीच की दूरी क्या होती है? 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तब जाके आपका a के वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए समझा है ना? हाँ, इक्वेटोरियल वाला आएगा। उसको जो है कभी कभी क्या होता है कि आपको इक्वेटोरियल जो आधा करते हैं तो उस समय कुछ आपको दिक्कतें हो जाती हैं। तो करिएगा क्या, जो इक्वेटोरियल है उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे एग्ज़ाम वगैरह में जब जाइएगा एग्ज़ाम में, तो उसको ऐसे मत करिए कि 2 टाइम्स आधा कर देंगे तो आएगा आंसर। ठीक, आप उसको इक्वेटोरियल के फॉर्मूले पे लगाइएगा। ठीक, हाँ, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रोसेस चेक होता है। ठीक ना? ये सब जानते हो किसके लिए? ये सब MCQ जो बेस्ट आते हैं क्वेश्चन, उसके लिए। तो जब आपको न्यूमेरिकल आएगा तो पूरा करिएगा वहाँ पे। ठीक है, इक्वेटोरियल में r² + a² मान के। ठीक है, पढ़ी नहीं होना चाहिए तुमको, इसीलिए दिक्कत हो रहा है इसको। हाँ, चलो हमने आपको बताया 2 चीज़, एक्सियल फिर इक्वेटोरियल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको फार्मूला एराइज कर रहा हूँ। ठीक है, एक जनरल पॉइंट किसी भी पॉइंट पे। अभी तो एक्सियल इक्वेटोरियल पे। अब क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से फाइंड करेंगे, लेकिन किसी भी पॉइंट पे एक जनरल पॉइंट अपने से कंसीडर करेंगे
और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉल्व करते हैं। देखिए, तो अगली हेडिंग डालिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डालिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at general point, at general point। डाइपोल की वजह से हम किसी एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक डाइपोल P है, क्या है, डाइपोल P, ठीक। ये हमारा डाइपोल मोमेंट क्या है, P है। हम एक डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करेंगे किसका, जनरल पॉइंट पे, ठीक। अब बताइए, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P मानते हैं, कोई जनरल पॉइंट यहाँ पे क्या है हमारा, P है, क्या है, P है। ज़रा ध्यान से समझिएगा इसको। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम ऐसे एक लाइन ड्रा करते हैं जो इस डाइपोल से कितना एंगल बना रही है, थीटा। मैंने एक लाइन ड्रा किया पॉइंट पे और यहाँ पे ले रखा है मैंने, ऐसे हो गया P। अब जरा देखिए, इस डाइपोल मोमेंट के एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा कि नहीं होगा, नहीं समझाइए कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर है आपका, तो इसका दो कंपोनेंट ब्रेक होगा। एक आपका डाइपोल मोमेंट कहाँ ब्रेक होगा, इधर, जो कौन सा डाइपोल मोमेंट होगा, P cos थीटा। और इसी के परपेंडिकुलर एक और डाइपोल ड्रा करेंगे, इसका कंपोनेंट टूटेगा और वो हो जाएगा P sin थीटा। समझ आया। इस डाइपोल मोमेंट के दो वेक्टर कंपोनेंट टूटे, एक थीटा के एलोंग P cos थीटा और एक इसके एलोंग P sin थीटा, ठीक। तो ज़रा याद करिए, जब मैं एक्सियल पढ़ा रहा था माइनस Q था और एक क्या था, प्लस Q। तो जब इसके वजह से डाइपोल मोमेंट इधर था कि नहीं जी, वेक्टर P, तो इस डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा था, 2kp डिवाइडेड बाई RQ आया था। जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उधर ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आता तो उसको कहते थे कि एक्सियल लाइन पे है। तो एक्सियल पॉइंट के केस में जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। तो अगर इस जगह पे ये जो डाइपोल मोमेंट P cos थीटा ब्रेक हुआ है कंपोनेंट, इस डाइपोल मोमेंट की वजह से अगर इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहूँ तो क्या ये एक्सियल की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं। जब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है तो इसकी वजह से उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp डिवाइडेड बाई RQ आ रहा है। तो अगर इस डाइपोल मोमेंट P cos थीटा की वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ तो क्या होगा, 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई RQ। कंसेप्ट क्लियर है। जब डाइपोल मोमेंट P था तो 2kp डिवाइडेड बाई RQ, और जब डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है तो इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 2k, और P का काम कौन कर रहा है, P cos थीटा, तो यहाँ पे रख देंगे P cos थीटा डिवाइडेड बाई RQ। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए, तो ये हो गया, इस डाइपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल हो जाएगा ये। अब ये देखिए, ये डाइपोल मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में P sin थीटा है, तो इसकी वजह से क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकती है, हाँ, जैसे मैंने लिया था माइनस Q और एक लिया था प्लस Q। तो मैंने बताया था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा था और डाइपोल मोमेंट कहाँ था, एक ठो इधर। तो समझ में आई बात। तो ये आपका पॉइंट इक्वेटोरियल का काम करेगा, किसका काम करेगा, ये वेक्टर P sin थीटा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक बनेगी कि नहीं इधर। मैं समझ आ रही बात। जैसे ये डाइपोल मोमेंट ये P है आपका,
इधर, तो इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट कहाँ बना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना था। तो जब ये आपका P sin थीटा इधर है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगा, इधर डायरेक्शन में, पूरी डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका KP डिवाइडेड बाई KP sin थीटा हो जाएगा, KP sin थीटा डिवाइडेड बाई RQ। नहीं समझ में आई जी? अरे ये उसी के एलॉन्ग जाएगा, P पॉइंट के एलॉन्ग। देखो जैसे ये पॉइंट, देखो जैसे ये पॉइंट P था, पॉइंट क्या था P, तो एक तो वेक्टर P cos थीटा इसी के लॉन्ग चला जा रहा है, हाँ इसी के लॉन्ग है कि नहीं, ये पॉइंट के लॉन्ग, और एक इस पॉइंट P के इधर जा रहा है वेक्टर। देखो पॉइंट P यहाँ पे है और ये P पॉइंट यहाँ पे, तो इधर जब जाएगा ये कौन सा था, P sin थीटा, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगा आपका, नहीं समझ में आया? अरे इस डाइपोल मोमेंट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हुआ? अरे जो P cos थीटा डाइपोल मोमेंट था, इसकी वजह से P cos थीटा और sin थीटा की वजह से डाइपोल मोमेंट है, तो P sin थीटा। ये इक्विटोरियल का है, ये एक्सियल का है, हाँ समझ आई? तो अगर ये पॉइंट P है आपका और इसी के अलोंग जो डाइपोल मोमेंट जाएगा तो 2kp cos थीटा RQ, मतलब ये एक्सियल की तरह बिहेव कर रहा है। और ये P पॉइंट जरा देखिए, इस P पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर P cos थीटा इधर है, P sin थीटा इधर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, इधर बनेगी कि नहीं बनेगी, जैसे वहाँ कंडीशन बताए हैं। तो इसी तरीके से जिस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा एक्सियल, और इस P पॉइंट के इस तरीके, देखो यहाँ इस डायरेक्शन, ये तो एक्सियल हो ही गया, तो अब ये इक्वेटोरियल का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ बनेगा, KP sin थीटा RQ। अब क्लियर है? चलो मिटाते हैं, यहाँ पे आगे देखिए। अब इस जगह पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फाइंड करना चाहूँ तो क्या ये रिजल्टेंट जाएगा इधर, हाँ? तो ये हो जाएगा आपका, क्या माने इसको, RG मान लें, रिजल्टेंट फोर्स एट जनरल पॉइंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EG मान लें, क्या मान लें, EG, मतलब किसी जनरल पॉइंट पे है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 9 थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा इन दोनों वेक्टर के बीच में, 90, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो EG होगा आपका, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2, ठीक, क्योंकि cos थीटा 90 है तो cos 90 का वैल्यू 0। क्लियर इतना? अब यहाँ आ जाइए, E1 की वैल्यू कितना दिया है, 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई RQ का होल स्क्वायर, प्लस E2 हो जाएगा आपका kp sin थीटा डिवाइडेड बाई RQ का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यहाँ से क्या करते हैं, KP अपान RQ, यहाँ भी है KP अपान RQ, दोनों कॉमन ले लें, हाँ, KP अपान RQ निकाल के बाहर कर देते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर जाएगा तो सब क्या हो जाएंगे बाहर। तो इसमें आपका बचेगा शायद 2 का स्क्वायर 4, हाँ, 4 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई RQ तो बाहर हो गया है ना, प्लस यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि KP अपन RQ तो बाहर चला गया है, और यहाँ से KP अपन RQ बाहर, तो 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर थीटा। आया समझ में? चलिए, ये हो जाएगा आपका EG KP डिवाइडेड बाई RQ अंडर रूट, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं,
और ये पूरा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ईजी जो आएगा आपका वो हो जाएगा KP डिवाइडेड बाई R³ और √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। नोट करिए इतना, फिगर बनाइए इसको और नोट करिए। हो गया जी, छापो जल्दी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। अगली हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगली हेडिंग है, हेडिंग को डलवा दे। हेडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी जल्दी करो जी, तो छापनी मशीन बनने दो। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस डाइपोल को कहाँ रखा गया है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या हुआ? हमारे पास पुरानी बुक है, उसको सुबह काट रहे थे बैठ के, ये काटना है। बेटा तो अगली हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग कहाँ रखेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको शब्द रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होगा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, और डायरेक्शन भी क्या रहेगा? सेम। मतलब ये दोनों चीज़ आपके कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो इस केस में ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इस केस में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें क्या चीज़ होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया तो उसमें बताया था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज एंटर करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज एंट्री कर रहा था तो उस पर क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था। तो हम यहाँ पे एक बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। इनके बीच का सेपरेशन कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तब जाके कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसी में हम क्या करते हैं कि एक चार्ज रखते हैं -Q
और यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं प्लस क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन आप लोग भली भांति जानते हैं 2a। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे देखिए, तो जब ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, देखो जी यहाँ, जब ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन किसके अलोंग होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और F इजकल टू कितना हो जाएगा? क्यू ई। मैंने बताया था कि जब चार्ज आपका पॉजिटिव होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा उस पर फोर्स, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पे F इजकल टू कितना लगेगा? क्यू ई। दोनों जगह पे मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर चार्ज आपका नेगेटिव है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए, तो इधर आपका F इजकल टू क्यू ई है, और इधर आपका क्यू ई है। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूँ, क्या मान लूँ? एक सिस्टम में रख दूँ, तो इस सिस्टम पे जो F नेट होगा, नेट फोर्स, क्या वो 0 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि इधर के F इजकल टू क्यू ई पॉजिटिव, और इधर आएगा तो F इजकल टू माइनस क्यू ई, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो इस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आपके MCQ में पूछ सकता है सवाल कि यदि कोई चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव, या फिर अगर एक डाइपोल है, क्या है? डाइपोल है, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बताइए कि इस अरेंजमेंट का जो सिस्टम का लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा? ऑप्शन में 0 देगा, F/2 देगा, 2F देगा, तो आपको ऑप्शन किस पे टिक करना होगा? 0 पे। क्योंकि किसी भी डाइपोल अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और नेगेटिव वाला अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप डाइपोल को रखेंगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। कंसेप्ट क्लियर है? अब आइए देखिए यहाँ पे जरा, अगर मैं यहाँ से इस माइनस क्यू से इस प्लस क्यू चार्ज की दूरी ले लेता हूँ इस तरीके से, अब जरा देखिए, जैसे ये मेरा हैंड है, इसे देखिए, इसको ऐसे, और ये आपका क्या है? ऐसे भी खड़ा है, हैंड इस तरह स्ट्रेट है। अभी इसी हैंड पे मैं अगर कोई भारी बुक रख दूं तो मेरा हाथ ऐसे जाएगा कि नहीं? नीचे जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव इसको इधर खींच रहा है, निगेटिव इसको कहाँ खींच रहा है? इधर। तो ऐसे ऐसे डांस करेंगे कि नहीं करेंगे जी? ये समझ में आया? ये F इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो ये वाला ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे 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 आपका क्या करेगा? ये F इजकल टू क्यू। तो यहाँ पे क्या आपका राइज होगा? टॉर्क। क्या राइज होगा? टॉर्क। नहीं समझ आया? ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, और यहाँ पे क्या लग रहा है? फोर्स। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जब करेगा तो क्या राइज होगा? टॉर्क राइज होगा। क्या होगा? टॉर्क। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा आपका, अगर यहाँ पे अगर एंगल थीटा है, क्या है? थीटा, तो इस वाले को अगर मैं ब्रेक करूँ तो इधर आएगा कॉस और इधर आएगा, तो इस 2a के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? इधर हो जाएगा 2a कॉस थीटा साइन थीटा, और ये वाला हो जाएगा 2a कॉस थीटा। तो हमको इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, वाली डिस्टेंस चाहिए ना जी? फोर्स इधर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2a साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? जब ये 2a साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? 2a साइन थीटा। तो टॉर्क इजकल टू होता है आपका वेक्टर r क्रॉस f। बताए थे आपको? टाउ इजकल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f।
यानी टॉर्क इज इक्वल टू होता है, और ये आर की वैल्यू कितना है आपका 2a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा, और एफ को क्या लिख सकते हैं q इंटू ई लिख सकते हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, इन दोनों चार्ज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना है जी, देखो यहाँ इन दोनों चार्ज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, तो इस आर को आप परपेंडिकुलर लिखेंगे, क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा क्यू ई। क्या मैं इस टॉर्क को ऐसे लिख सकता हूँ 2qa साइन थीटा इंटू ई लिख सकते हैं। तो ये टॉर्क आपका 2qa साइन थीटा इंटू ई रखा गया है, तो क्या इस 2qa को मैं डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूँ वेक्टर p, और ये हो जाएगा साइन थीटा क्रॉस e। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं टॉर्क इजकल टू पी ई साइन थीटा। यहाँ आपका डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या है वेक्टर है। तो दो वेक्टर के क्या मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूँ, जब किस केस में साइन के केस में। अगर यही कॉस रहता तो कौन सा प्रोडक्ट होता डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे टॉर्क को लिख सकता हूँ वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये आया आपका टॉर्क। तो जिस भी चार्ज यानी जिस भी डाइपोल को आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वे आपको क्या लगेगा, उस पर टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में इधर खींचेगा और इसी को अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला मैग्नीट्यूड डाइपोल क्या करेगा, इसको इधर लगाएगा। तो दोनों ऐसे घूमेंगे रोटेट करेंगे, तो वहाँ पे कौन सा लगेगा टॉर्क लगेगा। क्या कौन सा फोर्स टॉर्क। तो टॉर्क हो जाएगा आपका वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। कॉन्सेप्ट क्लियर इतना। तो जब भी आप चार्ज को रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क के राइज होगा P साइन थीटा। कुछ लाइन लिख लीजिए तब इसको लिखिएगा, लिखवा दे रहे हैं स्टेटमेंट। लिखिए कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, consider an electric dipole consisting of charges minus q and plus q, and of length 2a placed in uniform electric field, ब्रैकेट में वेक्टर E लिख लीजिए, उसको एरो लगा के वेक्टर E मेकिंग एन एंगल थीटा with the direction of the field of the electric field as shown in figure, और फिगर बना के इसको लिख लीजिए पूरा। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक ना। इस पूरे चीज़ को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिगर बना के नोट कर लीजिए। अब देखो ये जो टॉर्क है वो कितना है P क्रॉस E, यानी टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये जो आपका टॉर्क है क्या ये आपके ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं डाइपोल के। जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या वो इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अगर इसी डाइपोल को मैं ऐसे कर दूं तो एक फोर्स इधर और दूसरा फोर्स इधर, दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा 180। और इसी डाइपोल को रोटेट करके अगर ऐसे रख दूं 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब कहीं ना कहीं आपका ये जो टॉर्क है ये डाइपोल के ओरिएंटेशन पे क्या हो रहा है डिपेंड करता है। नीचे नोट पॉइंट में लिखिएगा, नीचे नोट पॉइंट में, और इसमें पहले ये लिखिएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और फिर इसके बाद नीचे स्टेटमेंट लिखिए
टाउ इजिकल टू पी ई साइन थीटा। नीचे लिखिए इसका टाउ, देखो टॉर्क एक्सपीरियंसेस बाई डाइपोल is depend on orientation of dipole, ये डाइपोल के ओरिएंटेशन पे क्या हो रहा है, टॉर्क डिपेंड कर रहा है। अच्छा ये बताओ, सुनो यार, टॉर्क की सबसे मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब थीटा की वैल्यू कौन सी डिग्री हो, 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। इस टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब, साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, टॉर्क जो है मिनिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो, 0 डिग्री, और यही टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा जब थीटा की वैल्यू हो जाए 90 डिग्री। नोट कर लीजिए इसको, ये मिनिमम टॉर्क जब थीटा की वैल्यू 0 और मैक्सिमम टॉर्क जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। हो गया? तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक। इसको जाके घर पे रिवीजन कर लीजिएगा, और इस पर कल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे 2 चैप्टर, ठीक। चलिए, किस पे करा देंगे, उस पर।